सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम जिस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमारी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो क्वेश्चन है मिनिमम रिलेशन टू मेक कैरेक्टर फ्रीक्वेंसीज यूनिक। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है ना कि हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और हमें मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर यू नीड टू डिलीट टू मेक स्ट्रिंग गुड। तो एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल नंबर 2 से ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है ए ए ए बी 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 सी सी। एक्चुअली इसका ये कहने का मतलब है ना, इसमें जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना, किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका ये कहने का सेंस है कि जैसे ए है एक यूनिक कैरेक्टर, बी एक यूनिक कैरेक्टर, सी एक यूनिक कैरेक्टर है। अगर ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ए की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो बी की फ्रीक्वेंसी कभी भी 3 के अलावा बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। मतलब रिपीट फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। तो बी की होनी नहीं चाहिए, बट यहाँ पे कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये एक गुड कैरेक्टर नहीं है। इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुड कैरेक्टर की डिफिनीशन ये है कि वो स्ट्रिंग हम गुड कहेंगे जिसमें ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना ये कभी भी रिपीट ना हुई हो। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड किया गया है। ये डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते थे, क्या कोई रिपीटेड एलिमेंट प्रेजेंट है। मतलब बेसिकली हमें डुप्लीकेट, अगर हमें पता होगा तो हमें ये दिख रहा है कि कोई भी डुप्लीकेट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। वही चीज हमसे ये क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं ना कि बताओ कितने ऑपरेशन लगेंगे कि ये सारे यूनिक बन जाए कैरेक्टर। इसी तरीके से यहाँ सी की बात करूँ तो सी यूनिक है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एबीसी को यूनिक बनाने की, कि हम इसको यूनिक कैसे बनाएं, यार सिंपल सी बात है कि कितने कैरेक्टर हम लोग डिलीट कर सकते हैं, वही चीज़ हमें बतानी है। आंसर में वही चीज़ हमें रिटर्न करना हो, मिनिमम ऑपरेशन होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता है ए 3 है, इसके पहले 3 कभी प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, अभी बी 3 हो गया है, लेकिन बी को 3 नहीं रखना है, 3 के अलावा कोई भी नंबर हो। अभी सी हमें मिला नहीं है, ए हमें 3 मिला था, अभी हमने बी पे आए, बी हमें 3 के अलावा कुछ भी रखना है। तो एक काम करें, हम इसको 2 रख देते हैं। ठीक है, तो कितने कैरेक्टर हमने डिलीट किए अभी तक, एक तरीके से यही से मैं क्वेश्चन भी समझाता हुआ चल रहा हूँ। लेट अस सपोज हमें क्या करना है, हमें यूनिक रखना है ना इस फ्रीक्वेंसी को। तो हम यूनिक कब रख सकते हैं, जब हमें यूनिक, हम सुनते हैं ना कि वर्ड, तो हमें याद आता है सेट, सेट का याद आता है हमें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे सेट का यूज करने वाला हूँ। कैसे करूंगा, क्यों करूंगा, वो भी कुछ देर में पता चल जाएगा। अभी मुझे ये पता चला कि मुझे एक मैप की भी जरूरत पड़ेगी, एक मैप की भी जरूरत पड़ने वाली है। और मैप अगर मुझे की सॉर्टेड ऑर्डर में ही चाहिए तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करूंगा कि अनऑर्डर्ड हो। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड मैप मैं यूज करूंगा, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। ओके, और एक सेट का यूज करूंगा जिससे कि मैं यूनिक फ्रीक्वेंसी को उसमें स्टोर कर सकूं। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ज़्यादातर ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये लॉजिकल होता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा ओ ऑफ एन या ओ ऑफ एन लॉग एन में हमें सोल्यूशन दिख जाता है। तो यहाँ पे मैंने वही किया। सबसे पहले मुझे पता था कि इनकी फ्रिक्वेंसीज को यूनिक करना है। बेसिकली हमें कैरेक्टर से यहाँ कोई मतलब अब है ही नहीं, हमें इनको यूनिक बनाना है। और अगर ये यूनिक नहीं है, कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करने हैं जिससे कि ये यूनिक बन जाए। तो बस उसके लिए अगर मैं बात करूं कि कैसे हमारा अप्रोच होगा, तो मैंने क्या किया, एक मैप बना लिया जो कि अनऑर्डर्ड मैप होगा। तो रैंडम ऑर्डर में ये डेटा स्टोर होगा। ठीक है, मैंने मान लिया एबीसी के फॉर्म में हो रहा है। तो ए जो है, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ए की फ्रीक्वेंसी मुझे 3 दिख रही है, तो मैंने 3 स्टोर कर लिया। ठीक है, इधर मैंने 3 स्टोर कर लिया। और फिर बी की फ्रीक्वेंसी ये मैं पहले ही कैलकुलेट करके रख लूंगा। तो मैंने बी की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, बी के करस्पेंडिंग मैंने 3 को स्टोर करके रख लिया। ठीक है, ये मेरा की होता है और ये मेरा वैल्यू होता है। कि यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का है, वैल्यू हमारा इंटीजर टाइप का है फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। इसके बाद में हमने एक चीज नोटिस की कि सी की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो मैंने 2 स्टोर करा दिया। अब इसके बाद हम ग्रिडली कैसे सोच पाएंगे, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं एक स्कैन लगाया, मैंने फॉर लूप लगा के। ठीक है, मैंने फॉर लूप लगा के इस मैप पे एक स्कैन लगाया। और जब मैंने फॉर लूप लगाया तो मैं कैसे लगाऊंगा, तो आई होप आप लोग को फॉर लूप लगाना आता होगा कि मैप के एलिमेंट को ट्रावर्स कैसे करते हैं। तो मैंने मैप पे, लेटर सपोज मेरे मैप का नाम मैंने एमपी ले रखा है। तो अब यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लगाया और मैंने क्या किया, मैंने, मेरे को आई टी डॉट सेकंड से मतलब है, फर्स्ट से कोई मतलब नहीं है। आई टी डॉट फर्स्ट ये कैरेक्टर्स हो गए, की हो गया, और आई टी डॉट सेकंड मेरा वैल्यू हो गया। आई होप आप लोग को ये चीज पता होगी कि डॉट फर्स्ट से हम कीज को एक्सेस करते हैं और डॉट
सेकंड से हम लोग वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, तो मेरे को IT डॉट सेकंड से मतलब है। अब अगर मैं बात करूं और ही ज़्यादा शॉर्टकट की, जैसे कि और किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इधर कि हमें IT डॉट सेकंड से मतलब है, तो एक चीज़ मैं एक काम करूंगा कि मैं एक चेक लगाऊंगा। ठीक है, मैं ये चेक लगाऊंगा ना, जो मेरा IT डॉट सेकंड है, जो मेरा IT डॉट सेकंड है, अगर वो मेरा सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो अभी तक यूनिक है ना। मतलब अभी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है यूनिक है। तो जब मैं फॉर लूप लगा के इसको स्कैन करूंगा तो मुझे दिखा IT डॉट सेकंड की वैल्यू 3 है। तो मैंने एक काम किया, एक चेक लगाया कि भाई तू अभी तक आया ही नहीं है, तो तू इसका मतलब यूनिक है। तो एक काम कर, अगर सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, नॉट इन सेट, ये स्यूडो कोड में लिख रहा हूँ, नॉट इन सेट, तो इंसर्ट कर दे। ठीक है, इंसर्ट कर दे। अगर नॉट इन सेट तो इंसर्ट कर दे सेट के अंदर ये चीज। तो अगर सेट के अंदर नहीं है, एक मैंने चेक लगा के चेक किया सेट के अंदर है कि नहीं है, मैंने डॉट फाइंड लेटर सपोज फंक्शन यूज कर लिया, तो नहीं था, तो मैंने इसको सेट के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एक सेकंड, ओके, तो मैंने सेट के अंदर इंसर्ट कर दिया। इसके बाद मैंने दोबारा से जब ट्रावर्स करना चालू किया मैप को, तो दोबारा से वो जब बी पे आया तो उसने देखा IT डॉट सेकंड अगेन 3 आ गया। अभी मैं एक चेक लगाया मैंने, एक चेक तो ये था कि नॉट इन द सेट, तो इंसर्ट कर दो। दूसरा चेक मेरा ये रहा होगा इफ अगर सेट के अंदर मेरा ये वैल्यू मिल गया, सेट के अंदर मेरा वैल्यू मिल गया, तो मुझे पता कैसे चलता है सेट के अंदर कोई वैल्यू मिल गया, तो वो होता है कि सेट डॉट फाइंड, इधर की पास कर दो, इधर मैंने IT डॉट सेकंड पास कर दिया, इज नॉट इक्वल टू सेट डॉट एंड। इसका मतलब है कि वो सेट के अंदर मुझे वो वैल्यू मिल गई। मतलब ये मतलब है कि ये इसने एक आइटरेटर रिटर्न किया जिस पोजीशन पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है, और वो अगर सेट के बाहर नहीं गया, वो इनसाइड द सेट है, नॉट इक्वल टू साइज, मतलब सेट के एंड तक वो गया ही नहीं, वो सेट के अंदर ही, इसका मतलब प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे ये करना है ना, ये जो IT डॉट सेकंड मेरा है, इसकी वैल्यू को, IT डॉट सेकंड को मुझे डिक्रीज करना होगा। यही तो मिनिमम ऑपरेशन बता, डिलीट करना है ना, तो हम इसको डिलीट करना चालू करेंगे। डिक्रीज करने का मतलब जो पहले B3 था उसको अब 2 बनाएंगे। बट आप लोग को एक काम कर लेना है, IT डॉट सेकंड को पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, जिससे कि ये IT डॉट सेकंड माइनस माइनस करने पे कोई दिक्कत ना हो। इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके हम उस वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज करेंगे। अल्टीमेटली मुझे इस वैल्यूज को चेंज नहीं करना, हमें आंसर ही तो रिटर्न करने, कितने ऑपरेशन करने हैं, कितने डिलीशन। तो मैंने जब बी को चेक किया, तो अगर मुझे यहाँ पे 3 अगेन मिला, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिक्रीज करना चालू करूंगा 3 को। मैंने 3 को 2 किया, ठीक है, तो 2 किया, तो मैं एक, जब इसको डिक्रीज करूंगा तो एक आंसर वेरिएबल ले लूंगा जिसको मैं प्लस प्लस करता रहूंगा, कितने ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ, कितनी बार डिलीट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक बार डिलीट किया, तुरंत मेरा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि एक डिलीशन हो चुकी। अभी मेरा बी 3 से 2 हो गया होगा। ठीक है, तो इधर इसलिए मैं इफ नहीं लगाऊंगा, वाइल लूप लगाऊंगा। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली होगी, वाइल लूप इसलिए लगाऊंगा ना, जब तक ये चीज ट्रू ना हो जाए तब तक कैलकुलेट करते रहो, तब तक उसको डिक्रीमेंट करते रहो। लेट सपोज 2 पहले से प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है, ये 2 भी इसका आंसर नहीं होगा। तो 2 नहीं होगा तो क्या होगा, तो एक बार ये फिर से डिक्रीमेंट होगा। तो IT डॉट सेकंड अगेन जब माइनस माइनस होगा, इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लेंगे, जब अगेन माइनस माइनस होगा तो ये 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसने 2 से 1 हुआ, तुरंत क्या होगा, तुरंत आंसर फिर से मेरा इंक्रीज होकर आंसर 2 हो जाएगा। मतलब अभी तक मैंने टोटल 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए। और जब तीसरी बार जब इसके अंदर चेक करेगा वाइल लूप के अंदर ना, अब उसको ये मिलेगा कि ये 1 तो सेट में कभी प्रेजेंट ही नहीं था। ठीक है, ये सेट कभी प्रेजेंट ही नहीं था, तो क्या करेगा, तो वो सिंपली इसको इंसर्ट कर देगा। बट मैंने यहाँ पे एक चीज की, आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, यार अभी तक तो सी को मैंने इंसर्ट ही नहीं किया था, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि 2 को वो डिक्रीमेंट करेगा। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने पकड़ा, वो 2 को यहाँ पे नहीं डिक्रीमेंट करेगा। मैंने कहा ना अनऑर्डर मैप रैंडम ऑर्डर में होता है, ये जरूरी नहीं जिस ऑर्डर मैंने ये लिखा है उसी ऑर्डर में स्कैन करेगा। शायद ये सी ऊपर आ गया हो, यहाँ पे उसने सी को पहले प्रोसेस किया हो और सी की वैल्यू को पहले इंसर्ट कर दिया हो, फिर वो बी की वैल्यू को चेक कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ये केस आ गया, अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 2 लास्ट में, ये नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है सी के फॉर्म में ना। अब आप लोग यही तो बोलेंगे यार सी तो प्रेजेंट है, तो अगर तूने बी को इंसर्ट कर दिया एज अ 2, अगर तूने बी को एज अ 2 इंसर्ट कर दिया ये बोल के कि चल एक ही बार डिक्रीमेंट हुआ क्योंकि 2 आज से पहले कभी नहीं प्रेजेंट था, तो ये बी के लिए हो गया, ये बी वाला है, ठीक है, सी वाला नहीं है। तो यार सी का 2 तो पहले से था, यार कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब जब सी को चेक करेगा ना, तो ये अब पहले आ चुका है, कब आ चुका है, बी की फ्रिक्वेंसी में। तो इसको यूनिक करने के लिए सी डिक्रीमेंट होगा कितने से, 1 से, तो यहाँ पे आंसर उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा उतने ऑपरेशन। तो एक बार यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, एक बार यहाँ परफॉर्म हुआ, टोटल ऑपरेशन 2 परफॉर्म हुई, और यही मेरा यूनिक बन जाएगा। एक बार मैंने बी को डिलीट किया, ठीक है, तो बी को जब डिलीट किया,
जब मेरे स्कैनर ने कैसे स्कैन किया होगा, जब उसने इस तरीके से स्कैन किया होगा, इस ऑर्डर में, ठीक है। तो क्या करेगा वो, ए को यूनिक बनाएगा, बी को यूनिक बनाने के लिए वो एक बी को उड़ा देगा, इसके बाद में वो सी को यूनिक बनाने के लिए एक सी उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि इस वाले केस में अभी तक मेरे सेट में सिर्फ 3 इंसर्ट हुआ होगा, इस वाले केस में वो 3 था तो उसने उसको 2 बनाया, क्योंकि 2 इसके पहले कभी नहीं आया था। और जब सी के लिए 2 उसने देखा 2 पहले आ चुका है तो उसने उसको 1 बना दिया। तो टोटल ऑपरेशन कितने हुए, एक बी यहाँ से गया और एक सी यहाँ से गया। जाने के लिए हमने क्या ऑपरेशन लिखा, आंसर प्लस प्लस। बट एक चीज और है ना, अनऑर्डर्ड अगर हमने लिया है तो वो किसी भी तरीके से इंसर्ट कर सकता है, तो ऐसे भी वो स्कैन कर सकता है, क्योंकि ये कीज सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, जरूरी नहीं है रैंडम ऑर्डर में है। तो यार देखो, अभी भी आंसर सेम ही आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, इसी को बोलते हैं ग्रेडी अप्रोच। क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ है? देखो, अब अगर उसने पहले ए को स्कैन किया तो उसने, यहाँ मैं फिर से बना देता हूँ, अब उसने ए को स्कैन किया तो उसने 3 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब उसने सी देखा तो फिर वो सी को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि 2 आज से पहले कभी नहीं आया था तो उसने 2 इंसर्ट कर दिया। अब वो जब बी पे आएगा ना, जब बी पे आएगा तो इसको पहले एक कैरेक्टर डिलीट करेगा इसकी हेल्प से। देखो यहाँ पे मिल गया ना सेट में, ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है वो 3 मैच कर गई पिछले किसी फ्रीक्वेंसी से। तो अब ये चीज में घुस गया वाइल लूप के अंदर, तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से डिक्रीज कर, एक्चुअली ये डिक्रीज हो नहीं रहा है, हमने कोड ही वैसा लिखा है। तो ये एक भी गायब हो गया, अब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई होगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्चुअली हम कर नहीं रहे हैं, बट इस कोड की वजह से हो गई होगी, ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं। जैसे ही ये हुई होगी तो फिर से उसने 2 को चेक किया, यार 2 भी पहले प्रेजेंट है, तो उसने 2 को अगेन 1 में कन्वर्ट किया, तो अभी इधर 1 इंसर्ट हो जाएगा। तो यार वही चीज है ना, या तो इसको डिक्रीमेंट करके फिर इसको डिक्रीमेंट करे, या तो इस केस में इसको कुछ करे ही ना, अगर ये यूनिक मिल रहा है इन दोनों बीट्स को ही उड़ा दे। देखो हर केस में मेरे आंसर क्या आएगा, मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप लोगों को देख के समझ में भी आ रहा होगा, 2 ही आएगा ना। वही चीज है ना, अब अगर मैंने 4 4 3 ले लिया, ठीक है, अब मुझे इनको यूनिक बनाना था, तो यार देखो मैं ग्रेडली अगर ऐसे बढ़ूंगा ऊपर से नीचे, रैंडम ऑर्डर में थोड़ा बढ़ सकता हूँ, ऐसे बढ़ा तो 4 यूनिक है, 4 को 4 ही रहने दिया, अगेन 4 आया, तो मुझे क्या पता ना 4 के बाद 3 भी प्रेजेंट होगा नहीं होगा, पहले इस 4 के ऊपर मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, इस 4 को मैंने क्या कर दिया, इस 4 को मैंने 3 कर दिया, ठीक है। अब जब ये 3 आया ना, तो इसको ग्रेडली मुझे यूनिक बनाना है, इस 3 को मैंने 2 कर देना है, डन। अब देखो सारी यूनिक हो गए, ठीक है। और दूसरा काम क्या हो सकता था, अगर ऐसे डेटा रहा होता, तो देखो ये 4 4 ही रहा, ये 3 3 रहा, अब ये 4 पहले 3 बनेगा क्योंकि 4 पहले प्रेजेंट था, लेकिन 3 अगेन प्रेजेंट है तो इसको 2 बनना होगा। तो देखो आंसर घुमा फिरा के वही आएगा, चाहे जो कर लो, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी। तो दिस इज द पावर ऑफ ग्रेडी अप्रोच, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए, ये मेरे बहुत फेवरेट क्वेश्चन हैं जिनको मैं इस सीरीज में डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज और है, वो ये है ना कि हम माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं, हम तो प्लस प्लस भी कर सकते थे ना, हमें यूनिक तो बनाना है। बट आपने एक चीज नोटिस की कि मिनिमम पूछा है, मिनिमम कब होगा, अरे लेटर सपोज मेरे पास बी की फ्रीक्वेंसी 3 है, अब अगर मैं 3 इस बी को यूनिक बनाने के लिए इसमें प्लस प्लस करने लगा, तो यार ना जाने कितनी बार मुझे प्लस करना पड़ेगा। बट मुझे अगर माइनस माइनस मैंने किया, तो यार ये तुरंत ये जब बी मेरा, मान लो मैंने तीनों बी हटा दिए, अगर तीनों भी हटा दिए तो जीरो हो गया, मतलब पूरा बी खत्म हो गया। तो यहाँ पे मुझे वाइल लूप के अंदर एक चेक और लगाना पड़ेगा ना, अगर ये जो आई टी डॉट सेकेंड ये जो इसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, तभी उसे इंसर्ट करो यार सेट के अंदर, इससे ये पता चल जाएगा ना मुझे कि बी मेरा एग्जिस्ट करता है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अब अगर मैं डिलीट करते करते सारे बी को डिलीट कर दिया, तो क्या कभी इंसर्ट होगा, नहीं होगा इंसर्ट, ठीक है। बट हम प्लस प्लस करेंगे ना, हम नहीं कह सकते कि हमें कितनी बार ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये मैक्सिमम ऑपरेशन हमें दे देगा। क्यों? लेटर सपोज यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर रहे होते हैं जो लाइन से रहे होते 1 2 3 4, और मेरा बी 1 रहा होता। अब यही ले लो एग्जांपल, ए ए बी 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 सी सी डी ई। अब यहाँ पे आप चीज नोटिस करेंगे, ये यूनिक है, ये यूनिक है, ये यूनिक है, और ये यूनिक है। अब अगर डी मैंने कहा यूनिक नहीं है, डी और ई में से आप किसी को भी यूनिक मान सकते हैं, तो मैंने ई को माना, तो अगर डी यूनिक नहीं है तो मैं अगर माइनस माइनस करूंगा, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट, मतलब इसको जीरो की तरफ अप्रोच करूंगा, तो जैसे ही मैंने डी को डिलीट किया, अब ये सारे कैरेक्टर मेरे क्या हो गए, यूनिक हो गए, और कितने ऑपरेशन लगे मुझे, 1 ऑपरेशन लगे। लेकिन अगर मैंने प्लस प्लस करने की गलती कर दी, तो यार देखो प्लस प्लस करूंगा मैं, तो ये सी के फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाएगा, अगेन मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो ये बी की फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाएगा, अगेन प्लस प्लस करूंगा तो ए की फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से ना, अगेन प्लस प्लस, मतलब मुझे 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन, अब जाके यूनिक हुआ, तो यार ये मैक्सिमम आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो इतना सारा बताने के बाद आई होप अब आप लोग कोड कर लेंगे। एक बार कोड करके दिखा देता हूँ। तो ये कोड मैंने लिख लिया है। मैंने एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसको मुझे लास्ट में रिटर्न करना है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन किया मैंने एक अनऑर्डर मैप बना लिया कि हर कैरेक्टर के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। ठीक है, इसके बाद मैंने एक अनऑर्डर सेट बनाया जिसको मैंने की और वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इस सिंटेक्स का यूज किया। आप लोग IT.first IT.second से भी कर सकते हो। फिर मैंने वही किया, अगर ये पहले से प्रेजेंट है सेट के अंदर, तो क्या नाम है, मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना होगा। ठीक है, कब तक करना होगा, जब तक वो यूनिक ना हो जाए, और मुझे आंसर को प्लस प्लस करना है जिससे मुझे पता चल सके कितने ऑपरेशन परफॉर्म हुए। और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अभी मेरा वो जो कैरेक्टर है वो एग्जिस्ट करता है। तो उस कैरेक्टर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को अगेन सेट के अंदर डाल दो अगले एलिमेंट को चेक करने के लिए, फिर मुझे लास्ट में आंसर रिटर्न कर देना है। तो इतना सिंपल सा कोड था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सबमिट करके देख लेते हैं। तो बिल्कुल रन हो गया। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें फटाफट। तो यार देखो, इस कोड को तुम O ऑफ n में भी इजीली कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे O ऑफ n के अलावा मैंने फाइंड फंक्शन का यूज किया है। तो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n log n तक जा सकती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।